काफी देर से जो रुझानों को अगर आप नजर डाल रहे हो तो तृणमूल का आंकड़ा बढ़ ही रहा है, बीजेपी का आंकड़ा लगभग उसी स्थिति पर बना हुआ है। 107 पर भारतीय जनता पार्टी, 178 पर तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ते हुए। और जल्दी से हम बाकी राज्यों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर असम में भी लगभग एक ही स्थिति में आकर मामला रुका हुआ है, जहां बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में, बहुत आरामदेह स्थिति में इस समय है। 78 सीटों पर रुझान कह रहे हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। 38 सीटों के रुझान कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं, एक अन्य के पक्ष में। तमिलनाडु भी स्पष्ट तस्वीर दिखा रहा है रुझानों के हिसाब से। 147 डीएमके, 82 एआईएडीएमके। और इसके साथ ही केरल में भी 91 के साथ एलडीएफ आगे है। पश्चिम बंगाल में लेकिन जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं वो सारे रुझानों में पीछे नजर आ रहे हैं, चाहे वो टीएमसी के हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। नंदीग्राम से लगातार ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। बीजेपी के ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को उतारा था मैदान में, वो पीछे चल रहे हैं। लॉकेट चटर्जी पीछे चल रही हैं। ये सारे बड़े बड़े दिग्गजों के रुझान है और अलग अलग सीटों के एक एक सीट का जो रुझान है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिंगूर में और सीतलकुची में इस समय टीएमसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। जयंत घोषाल जी, बड़े नामों का पीछे होना, ये कोई हम सीधे तौर पर बंगाल की जनता के मन से जोड़कर इस समय देखें, या फिर हम ये समझें कि उस सीट के सामने का, जैसे बाबुल सुप्रियो के सामने जो उनके विरोधी खड़े थे, जो टीएमसी के कैंडिडेट वहां से जो लगातार वहां से जीतते हैं वो खड़े थे, उनकी पकड़ उस क्षेत्र में रही थी। क्या बीजेपी के अपने लोगों में भी ये मन में जो बात उठी थी कि अचानक कैंडिडेट को वहां पर डाल दिया गया, चाहे बीजेपी के केंद्र से लाए हुए कैंडिडेट्स हो या फिर टीएमसी से आए हुए कैंडिडेट्स हो, ये चीज हावी रहा है? हाँ, देखिए श्वेता जी, चुनाव के समय सिर्फ एक फैक्टर तो काम नहीं करते हैं, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होती है। तो जैसे चुनाव में एकदम बहुत बड़ा फिगर हार रहे हैं, ये भी लोकतंत्र में कोई नई बात नहीं है। मैं तो आडवाणी जी को देखा था कि राजेश खन्ना हरा रहे थे और लास्ट राउंड में बहुत कम वोट में आडवाणी जी जीते थे, खुद न्यू दिल्ली सीट से। तो इसीलिए चुनाव के समय लास्ट राउंड तक वेट करना, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं, मुझे लगता है वो उचित होगा। लेकिन आप जो सवाल किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे बाबुल सुप्रियो इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लोकप्रिय है, सिंगर है, पश्चिम बंगाल के आम जनता के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसके खिलाफ लड़ रहे थे, जैसे आप बोल रहे थे, वो अरूप राय जो है ना, वो अरूप मिनिस्टर है और वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और वो बहुत वहां के जो टॉलीवुड एक सिविल सोसाइटी है उसको पूरी कंट्रोल करते हैं और कलकत्ता में उनके बहुत पकड़ है तृणमूल कांग्रेस में। तो मुझे कभी कभी लगता है कि सिर्फ अपने कैरिश्मा से जीतना, ये कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, जैसे शुभेंदु का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, ममता का कैरिश्मा वहां लोकल लेवल में आपको फेस करना पड़ता है, जो कभी कभी नेशनल मीडिया में हम लोग जब देखते हैं, हम भी दिल्ली से बैठ के जब देखते हैं, तो मुझे लगता है वो जो व्यू है वो ग्राउंड रियलिटी में, जमीनी हकीकत में लॉकेट चैटर्जी अभी भी वहां लोकल जो तृणमूल कांग्रेस के जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी है, जो रीच है, जो कम्युनिकेशन है, उससे अभी भी बहुत दूर है। भाजपा के ये बहुत कमी है, इसमें भाजपा का बीजेपी का एक फॉल्ट लाइंस है कि वो नहीं रीच कर पाए। मोदी जी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, अमित शाह जी गांव गांव में जाके जितने बंगाली पॉपुलेशन है वहां जाके कम्युनिकेट करना, और मुझे अभी लग रहा है बीजेपी का एक समस्या हुई है इतने बड़ी सफलता के बाद भी कि पश्चिम बंगाल में बंगाली का जो अपना पार्टी, ये जो एक अटैचमेंट, शायद इस अटैचमेंट के जो कम्युनिकेशन में फेल किए हैं। जैसे दिलीप घोष को भी अगर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, मतलब दिलीप दा तो बहुत लोकप्रिय नेता है, अगर विदाउट ए फेस बंगाली के पास जाना
और बंगाली के पास जाना, सिर्फ नहीं बंगाल आबादी के पास जाना, मुझे लगता है इससे टैक्टिकल एरर बीजेपी का है। तो लोग यही चर्चा कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे, और इसीलिए डॉटर ऑफ का जो बंगाल आंकड़ा है जल्दी से अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं, महत्वपूर्ण है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रखी थी, हालांकि शुरू के 3 घंटे के ये आंकड़े हैं, लेकिन अगर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम माने तो ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी की टीएमसी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रही जिसका दावा उसकी ओर से किया गया था। और चित्रा, ये ममता बनर्जी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें देख लेना बहुत जरूरी हो जाता है। इन तस्वीरों के साथ उन आंकड़ों को जोड़ लीजिए। बिल्कुल, ये तस्वीरें ममता बनर्जी के घर के पास की हैं, और ममता दीदी जो अपने जीवन में सिर्फ एक चुनाव हारी हैं, आज तक कोई भी चुनाव, चाहे उन्होंने लोकसभा का लड़ा हो चाहे विधानसभा का लड़ा हो, कोई चुनाव वो नहीं हारी हैं। भवानीपुर लगातार वो जीतती रही, लेकिन इस बार वो नंदीग्राम चली गई। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी, उन्हीं के सिपहसालार उनके लिए मुश्किलें जरूर पैदा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप तैयारियां देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी भी अब अपनी जीत को लेकर, अपनी पार्टी की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखना चाहती हैं। यही कारण है कि वहां पर भीड़ जुटनी भी शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा, जो जानकारी चुनाव आयोग की ओर से दी गई है। लेकिन यहां पर यह बड़ी तस्वीर आपके सामने रखना जरूरी है। देखिए, 292 में से 289 के अब तक के रुझान सामने आए हैं, जहां पर ममता बनर्जी की टीएमसी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हालांकि ये रुझान है, लेकिन अभी तक के शुरुआती 3 घंटों के रुझानों में ममता बनर्जी की पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 179 पर लगातार उसकी लीड है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 105 के आसपास इस वक्त रुकती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि क्या आगे बढ़ेगा ये आंकड़ा, तो स्थिति बदल जाएगी। सीधे रुख लेते हैं मौसमी सिंह, इस वक्त मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। मौसमी, बीजेपी के नेता क्या जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी 106, 178, टीएमसी एक बहुत बड़ा गैप इन दोनों ही पार्टियों के बीच। जी बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई बड़ी खबर होती है तो खबर का मतलब होता है आज तक, और चाहे वो बीजेपी हो या तृणमूल कांग्रेस। आप देखिए, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में भी यहाँ पे कलकत्ता में लगातार आज तक पर रिजल्ट की मॉनिटरिंग हो रही है। तमाम जो यहाँ पे हेस्टिंग्स में ऑफिस है, वहाँ पे लगातार जिस तरह से आज तक जो आंकड़े दे रहा है उसको भी देखा जा रहा है। और कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने कमान संभाली भाजपा की पश्चिम बंगाल में, लगातार 6 साल से यहीं पे रहे हैं, लगातार 2 साल से घर भी उन्होंने कलकत्ता में ले रखा है, और उनका जाना पश्चिम बंगाल की जमीन को उन्होंने छोड़ा नहीं। पर कैलाश जी, आज जो नतीजे हैं, जो रुझान है, शुरुआती नहीं कहेंगे, अब तो कम से कम हाफ वे मार्क पे पहुंचने वाले हैं, आपकी उम्मीद से परे? मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा इस पे कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी 2-3 राउंड ही हुए हैं, और बंगाल के अंदर जिस तरीके का वोट पैटर्न है, उसमें जहां हम आगे हैं वहाँ पीछे हो सकते हैं, जहां टीएमसी पीछे है वहाँ आगे हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोट बैंक है, वोट पॉकेट हैं, जहां पर हार जीत बहुत जल्दी और नीचे होती है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी 3-4 बजे के पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पर और ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना का काल है, काउंटिंग में ज्यादा समय लग रहा है। बिहार में हमने देखा था कि शाम तक जो है काउंटिंग चल रही थी, तो अभी जो है दिल्ली दूर है, मतलब कि काउंटिंग खत्म होने में काफी समय है। हाँ, अभी स्लो काउंटिंग भी धीरे चल रही, राउंड भी ज़्यादा है, कम से कम 17 राउंड है, अधिकतम 32 राउंड तक है, और इसलिए अभी तो 2-2, 3-3, 4-4 राउंड हुए हैं। कहते हैं शुरुआत अच्छी तो सब अच्छा। बड़े बड़े चेहरे, लॉकेट चैटर्जी, स्वपन दास, बाबुल सुप्रियो, ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं भाजपा के, जो जिनके दम पे आपने पूरा बंगाल का युद्ध खड़ा किया, वो सब ट्रेल कर रहे हैं, और कोई लोग, बाबुल सुप्रियो तो भारी मार्जिन से। देखिए, सपंदा, लॉकेट जी, इनके 4-5 राउंड में तो हम पीछे रहेंगे, ऐसा अंदाज था हम। अच्छा। पर बाबुल्ला का जो पीछे होना वो मुझे आश्चर्यचकित करने वाला है। बाकी सपंदा भी आगे हो जाएंगे, लॉकेट जी भी आगे हो जाएंगे। हाँ, इसलिए ये सब कम से कम 8-9 राउंड के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो गया। अभी कहना जल्दबाजी हो। कई उतार चढ़ाव, आपने चुनाव भी कई देखे हैं, लड़े भी हैं और उतार चढ़ाव देखे हैं। आप जो कह रहे हैं कि पहले 4-5 राउंड में आप लोग को लग रहा था कि चाहे वो लॉकेट चैटर्जी हो या सपंदा, उन वहां पे आपके पहले शुरुआती राउंड क्या जो है पीछे रहेंगे, आप इस तरह से आपको जानकारी? हाँ, हमें जानकारी थी कि लॉकेट जी भी 4-5 राउंड में पीछे रहेगी, सपंदा भी 4-5 राउंड में पीछे रहेंगे, पर उसके बाद फिर एक बार आगे होंगे तो फिर लगातार आगे रहेंगे। बाबुल्ला का थोड़ा सा जरूर मुझे आश्चर्यचकित है। बाबुल्ला की हार मुझे हजम नहीं हो रही है। हजम नहीं हो रही।
तो देखिए यहाँ पे लगातार आज तक पर रिजल्ट्स की मॉनिटरिंग चल रही है। अगर देखें तो उसमें नंदीग्राम में ममता बनर्जी बताया जा रहा है पीछे का। क्या आपको लग रहा था, क्योंकि लगातार भाजपा कह रही थी नंदीग्राम में कितने से हारेंगी ममता बनर्जी, आपको लग रहा है यही रहेगा लगातार? हाँ, नंदीग्राम में ममता जी हारेगी लगभग, मुझे लगता है 25,000 से ज़्यादा वोटों से। आपको लगता है? मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि अगर ये नतीजे तृणमूल के लिए अच्छे होते हैं, पर ममता बनर्जी की हार का क्या मायने होंगे कैलाश जी? शिव गेला गड़ाला ऐसा होगा और क्या। मराठी में एक कहावत है। तो ममता जी तो हार रही हैं, और अभी मुझे लगता है कि टीएमसी की भी जो बढ़त है वो कम हो जाएगी। पर उसके उलट अगर ममता हारती हैं और आप पूरा बंगाल का गढ़ खो देते हैं, जिस तरह से जो लीड है 187 तृणमूल है, भाजपा लगभग उसकी आधे पर है। आप लोग 100 का आंकड़ा कहा गया था, लगातार प्रशांत किशोर कह रहे थे 100 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। क्या छू पाएगी? शाम तक देखिएगा मौसमी जी, शाम तक देखेंगे आप। हम हो सकता है कि मैजिक जो नंबर है उसको भी क्रॉस करेंगे। क्या लगातार रिपोर्ट ली जा रही है हर एक इलाके से? आप लोग का फीडबैक क्या, अपना फीडबैक क्या कह रहा है? हाँ, हमारा फीडबैक कह रहा है कि हम आगे आएंगे। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में भी चल रहा है, जैसे वर्धमान में हमें लग रहा है कि हम अभी आगे आएंगे, बीरभूम में हम आगे आएंगे, हुगली में हम थोड़ा सा आगे आएंगे, जहाँ भी पीछे चल रहा है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पर हम पीछे पर आगे आएंगे। ये जो इलाके हैं, हुगली की आप बात कर रहे हैं, कोलकाता का इलाका, यहाँ पे पिछले 3-4 जो कैंपेन चुनाव रहे उसमें कैंपेन भी काफी लो रहा। क्या भाजपा को उससे नुकसान हुआ है आपको लगता है? क्योंकि आपका अर्बन एरिया आपकी स्ट्रेंथ मानी जाती है, अर्बन एरियाज में आप काफी ट्रेल कर रहे हैं। नहीं, अर्बन एरिया हमारा बंगाल के अंदर बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ तो रिमोट एरिया में ही है। कूच बिहार में अच्छा कर रहे हैं आप लोग? हाँ, कूच बिहार अच्छा कर रहे हैं, नॉर्थ बंगाल तो पूरा अच्छा कर रहे हैं। हम पिछली बार भी जो प्रेसिडेंशियल है हमारी 109 सीट, वहीं पर हमने थोड़ा सा मात खाई थी। अभी भी हमने वहाँ मेहनत तो बहुत की थी, पर लगता है वहाँ पर रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं आ रहा है। अभी क्या रुझान देखकर ऐसा लग रहा है, पर शाम तक देखते हैं। अभी 4 बजे तक काफ़ी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, पर अभी भी मुझे आशा है कि हम जो मैजिक नंबर है उसको टच करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री की जो रैलियां कैंसिल हुई, मैं समझ रही हूँ कि अभी रुझान ही है सर, पर प्रधानमंत्री की जो रैलियां कैंसिल हुई, जो कोरोना वायरस को लेके लगातार त्रासदी है, उसका जो माहौल था वो कहीं भाजपा के लिए भी जो है यहाँ पे रिजल्ट्स में नजर आया। कोरोना के भय के कारण हमारा वोट निकला नहीं शहर का, ये तो मैंने देखा था थोड़ा सा, कि जो कोरोना के कारण कुछ वोट्स हमारे ऐसे पॉकेट से, मल्टी स्टोरी से, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग वो निकले नहीं वोट डालने, तो लगभग 4-5% वोट कम हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हुए यहाँ पे चित्रा आप सुन रही हैं किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय खास बातचीत में आज तक से कहते हुए कि आखिरी के 3-4 चरण में कोरोना के वजह से बीजेपी का शायद वोटर नहीं निकला, पर उनको उम्मीद है कि जो रिजल्ट्स हैं अभी वो पलटा खाएंगे और भाजपा जो है 100 न सिर्फ 100 के पार करेगी बल्कि बहुमत का आंकड़ा पार करेगी। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अभी भी कैलाश विजयवर्गीय इन आंकड़ों के बावजूद वो इस बात पर कायम है कि बीजेपी शानदार प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाएगी। क्या ऐसा संभव हो पाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो आंकड़े लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं बहुत सारे सवालों के साथ, एक तरफ जहां बीजेपी के लिए उम्मीदों जितना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, तो वहीं टीएमसी के लिए कम से कम अभी तक के ये आंकड़े एक अच्छा संकेत कर रहे हैं। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव भाटिया जी, सीधे आपका रुख करते हुए, 98 पर इस वक्त सुई अटकी हुई है बीजेपी की। हालांकि ये 3 घंटे के आंकड़े हैं, आगे कहां तक पहुंचेंगे आप? 147 बहुमत का आंकड़ा तो बहुत दूर है बीजेपी से। मंजिल हमें मिलेगी, ये हमें यकीन है। और कैलाश विजयवर्गीय जी को अभी मैं सुन रहा था, देखिए हर भारतीय जनता पार्टी लीडर के मन में यही भाव है और हमें विश्वास भी है कि पूर्ण बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में हम लोग बनाएंगे। और इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे पिछले 10 साल में खासकर ममता बनर्जी के साथ कोई विकास नहीं हुआ। वहां पे केवल सांप्रदायिक राजनीति होती थी, वहां पे धर्म के आधार पे भेदभाव किया जाता था और तोलाबाजी, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, ये सब बड़ी मात्रा में वहां पे था।
हम लोग वहां पे जब गए और आज जो रुझान आ रहे हैं, अभी रुझान है, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। चित्रा जी, आप भी मानेंगी कि 3 सीटों से 100 का आंकड़ा छू रहे हैं और आगे चल के हमें यकीन है कि हम सरकार वहां बनाएंगे। दूसरी बात, ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से पीछे है, ये बताया जा रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपने 10 साल जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी वो नहीं पूरी करी। पश्चिम बंगाल भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास वहां रहे और डबल इंजन की सरकार हो। और इसके लिए एक जो बड़ी अहम बात है कि हमारे नेता जो हैं वो जमीन पे जाके कार्य करते रहे, केवल चुनाव के समय में नहीं, उससे पहले भी 5 साल तक हमने बहुत से अपने कार्यकर्ताओं का बलिदान दिया है। 130 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनकी वहां पे हत्या कर दी गई, मौत हो गई, और उसके बावजूद हम लोग डटे थे। और इसीलिए हमारी विचारधारा की जीत पश्चिम बंगाल में होना ठीक है, लगभग तय है। चलिए, लेकिन उसके लिए इंतजार जल्दी से गौरव। हाँ, बोलिए। एक बात मैं और कहूंगा, देखिए, ये आप भी मानेंगे कि जहां 3 सीटें थी, आज हमसे पूछा जा रहा है कि आप सरकार बनाएंगे या नहीं, और लेफ्ट और कांग्रेस एक साथ भी आ गए थे, ना वो 1 में है ना 13 में है। 1 सीट 2 सीट दिखाई जा रही है, वो भी नहीं रहेगी। ये क्या दर्शाता है कि जो ऑपोजिशन का भी स्पेस था उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस और लेफ्ट पूरी नहीं कर पाई, और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब जैसे ही कोई कांग्रेस से जुड़ेगा या फिर लेफ्ट पार्टी से, मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन महत्वपूर्ण है बीजेपी फिलहाल 100 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। 186 पर इस वक्त तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। मानव जायसवाल जो कि टीएमसी के युवा चेहरा है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और तमाम खास मेहमान विनोद अग्निहोत्री जी, संजय कुमार जी हमारे साथ सुबह से ही लगातार बनी हुए, जिनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़े हैं। और इस वक्त अंजना ओम कश्यप भी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंजना, सबसे पहले आपका ही रुख करते हुए, 186 पर तृणमूल और 100 पर भारतीय जनता पार्टी, ये क्या बताता है? हालांकि बार बार बीजेपी कह रही है कि अभी तो शुरुआती 3 घंटे के ही आंकड़े हैं, आगे इंतजार कीजिए, लेकिन क्या अगर इसी तरह का ट्रेंड कायम रहा तो इसके संकेत और संदेश क्या निकाले जाए? शुरुआती 3 घंटे के ये शुरुआती 3 बड़ी बातें जो साफ है, हमारे दर्शक समझ लें कि ये रुझान साफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि बंगाल की जनता ने निर्णायक तरीके से अभी तक के रुझानों के मुताबिक किसी एक पार्टी की तरफ अपना रुझान दिखाया है, यानी उनका टीएमसी की तरफ ये रुझान साफ दिख रहा है, क्योंकि इस बार उन्हें पता था उन्हें आर या पार चुनना है। जो बहुत कांटे की टक्कर की उम्मीद बनी हुई थी, कई लोग आशंका जाहिर कर रहे थे कि बहुत टच एंड गो सिचुएशन हो सकता है, कोई बहुत कम, यहां पर फासला काफी दिख रहा है। नंबर 1। नंबर 2 जो बड़ी बात दिख रही है, दिग्गजों को धूल चटाने के संकेत मिल रहे हैं। अभी बहुत शुरुआती है, मुझे पता है, लेकिन अरूप बिस्वास अगर 9000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं बाबुल सुप्रियो के, और यहां पर शुभेंदु अधिकारी 8000 से ज्यादा वोट से आगे हैं ममता बनर्जी से, तो क्या दिग्गजों के लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी, उनके लिए इम्तिहान का वक्त, ये एक संकेत है। तीसरी बड़ी बात जिस पर मैं चर्चा को सामने लाना चाहती हूं वो है महिलाएं। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर पश्चिम बंगाल में वोट डाला है, पहले भी और इस बार भी। ऐसे में ये माना जा रहा था कि महिलाओं का जिस तरफ रुझान होगा उनका पलड़ा भारी हो सकता है। तो क्या महिलाओं ने ममता बनर्जी का साथ दिया? अभी तक के रुझानों के मुताबिक ये लगभग साफ और स्पष्ट होता चला जा रहा है कि रुझान ऐसे संकेत दे रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी का सपना अगर टूट रहा है तो महिलाएं इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती हैं। और संजय कुमार जी, आप ही के पास आते हुए, महिलाएं एक बहुत बड़ी वजह हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से बढ़ चढ़कर वो चुनावों में हिस्सा लेती हैं, इस बार उनके लिए चूज करना था मोदी और ममता के बीच में। क्या यही रुझान अगर नतीजों में बदलते हैं तो ये कहा जा सकता है कि महिलाओं का साथ ममता दी को मिला? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है एक बात तो स्पष्ट है, बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं बना रही है, सरकार तृणमूल कांग्रेस बना रही है। सुबह सुबह मौसमी भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि बंगाल के चुनाव में 3 M की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, 4 M की बात हो रही थी। उसमें मतुआ वोट, महिलाओं का वोट, मुस्लिम वोट और ममता बनर्जी। बिल्कुल ये जो रुझान, शुरुआती रुझान आ रहे हैं, इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा वोट तृणमूल कांग्रेस की तरफ गया है, महिलाओं का वोट भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ गया है। ये सिर्फ नतीजों को देखकर हम नहीं कह रहे, इसके पहले भी चुनाव में ऐसा होता रहा है, और जो कुछ भी एग्जिट पोल या पोस्ट पोल सर्वेस किए गए थे उसमें भी ये इन रुझानों
इसके संकेत बहुत साफ दिख रहे थे कि महिला मतदाताओं का रुझान तृणमूल कांग्रेस की तरफ है। जो कुछ भी रुझान अभी सामने आ रहे हैं बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं कि महिला और मुस्लिम मतदाताओं का रुझान तृणमूल कांग्रेस के साथ काफी बड़ा दिखाई पड़ता है। प्रभु जी, इस पर आपका टेक, क्योंकि अभी तक की जो हम देख रहे हैं रुझान, अगर यही नतीजे में बदलते हैं महिलाओं और मुस्लिम का। जी बोलिए चित्रा। अनुपम, आप तस्वीरें दिखाइए ममता बनर्जी के घर के बाहर। यकीनन अभी तक के आंकड़ों के लिहाज से ही सही, लेकिन लोग आने शुरू हो गए हैं। हालांकि जश्न मनाने को मना किया गया है, लेकिन क्या तस्वीरें हैं आपके आसपास, अगर उसके बारे में अनुपम आप बता पाएं। जी बिल्कुल चित्रा, जब शुरू में हम लोग आए थे तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सन्नाटा था। और अभी जिस शामियाने को मैं दिखा रहा हूँ, ये शामियाना भी उस वक्त तक खोला नहीं गया था प्रेस मीडिया के लिए, और इस शामियाने को अभी अभी खोला गया है जब ट्रेंड टीएमसी की ओर आना शुरू हुए हैं। एक जायंट स्क्रीन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जायंट स्क्रीन भी लगाया गया है और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी, चूंकि कोरोना काल है, हो सकता है इसी जायंट स्क्रीन पर वर्चुअली लोगों को संबोधित करें। और शुरुआत में जब हम आए थे यहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं थी, अब भी यहाँ लोगों की भीड़ नहीं है। कार्यकर्ताओं की भीड़ जो पिछले चुनाव में हमने देखी है, हरे रंग का अबीर गुलाल शुरू से ही खेलना शुरू हो जाता है, वो सब इस बार यहाँ पर नहीं है कोरोना की वजह से, और वो जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। तो उस चित्र में तब्दीली नहीं हुई है सुबह से लेकर अब तक। जो तब्दीली हुई है, ये शामियाना बनाया गया है। ममता बनर्जी इस जायंट स्क्रीन पर हो सकता है थोड़ी देर में, जब जो ये रुझान आ रहे हैं थोड़ा और कंसोलिडेटेड हो जाएं, क्योंकि अभी तीसरे या चौथे चरण की गणना हो रही है, तो हो सकता है 1-1.5 घंटे बाद जब ये रुझान और कंसोलिडेटेड हो, तब हो सकता है ममता बनर्जी यहाँ पर प्रेस को संबोधित करें वर्चुअली। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तस्वीरें ममता बनर्जी के घर के बाहर की है, जहां पर तैयारियां हो रही हैं जश्न मनाने की। ममता बनर्जी वर्चुअली लोगों को संबोधित करेंगे। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जैसा कि बता रहे हैं, कुल मिलाकर अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, इन रुझानों के हिसाब से ऐसा लग रहा है टीएमसी हैट्रिक लगाती हुई पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सपना अधूरा रहता हुआ, लेकिन वो 100 के आंकड़े के पास पहुंच चुकी है। अब इस आंकड़े को क्या वो कितना ज्यादा क्रॉस करेगी, ये महत्वपूर्ण होगा जानना। और तीसरी बड़ी बात ये भी, ममता बनर्जी नंदीग्राम में फिलहाल कांटे की टक्कर में फंसती हुई शुभेंदु अधिकारी से नजर आ रही है। सीधे मानो जायसवाल, आपका ही रुख करते हुए, अभी तक के आंकड़ों में तो आप शानदार तरीके से बहुमत पा रहे हैं, 147 चाहिए, लेकिन 187 पर तृणमूल कांग्रेस की लीड है। लेकिन वहीं ममता बनर्जी, उनके लिए नंदीग्राम से परेशानी वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी की लीड लगातार जारी है। ऐसे में खेला हो बे। सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू इंडिया, एंड सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, और आप लोगों को भी मेरा स्नेह और काफी संवेदनाएं आपके साथ भी है। हमने अपने एक मित्र को खोया है, आपने अपने एक भाई को खोया है पिछले 2 दिनों में, और हम लोग अभी, मैडम टू बी ऑनेस्ट, हम नतीजे में और आज के डेट में हम एग्जिट पोल से लेके अभी तक जितने भी हो रहे हैं, हमको पूरा भरोसा था कि हमने 10 सालों में जो काम किया है, हमारी जनता उसका संज्ञान लेगी। हमारी नेत्री के मेहनत का निरंतर 24 घंटे जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उसका संज्ञान लेते हुए ये वोट है। ये वोट भारत के लिए है, और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं कोविड के प्रोटोकॉल को मेंटेन करें। आपके माध्यम से मैं देश को अवगत कराना चाहता हूं, और बंगाल को भी, ये काफी लोग पैनल में देख रहे होंगे, हमारा एक वेबसाइट ऑन हुआ है इंटीग्रेटेड कोविड मैनेजमेंट सिस्टम को लेके, जिसमें हम जितने भी बेड्स हैं, लोकल हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्लस जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, बेड्स की अवेलेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर हम लोगों ने एक वेबसाइट चालू करी है, जो एक ओयो के टाइप का प्रोटोकॉल है, जिस तरीके से वो चलता है। साथ ही साथ हमारे कुछ नंबर्स भी हैं, जिसमें एक टोल फ्री नंबर जो हमारा है 1800-313-444-222। मैं रिपीट करता हूँ, 1800-313-444-222। और एक ये हमारी पर्सनल मीटिंग कल हुई थी, जहां हम दीदी के तरफ से ये बातें कही गई हैं कि भाई रिजल्ट चाहे जो भी हो, सेलिब्रेशन हमारा नहीं होगा। सेलिब्रेशन हमारा तब होगा जब हमारा देश कोविड को जीतेगा और हम कोविड को परास्त करेंगे। इसके लिए हम लोगों को आपकी और हर वो व्यक्ति की जरूरत है जिनकी आवाज दूर दूर तक जाती है। तो मैं सभी को नमन करता हूं, और जो भी रिजल्ट हो मैम, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा जो संघर्ष है, और जिस तरीके से हम लोगों को पीड़ित किया गया, जिस तरीके से बंगाल को खंडित किया गया, जिस तरीके से बंगाल के नाम को खंडित किया गया, ये परिणाम जो भी आएगा, ये उसका ही स्वरूप होगा।
ठीक है, लेकिन इस परिणाम का अगला स्वरूप ये भी होना चाहिए, सत्ता में जो भी आए, आप ही आते दिखाई दे रहे हैं टीएमसी इस वक्त, उसके लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए किस तरह से 18+ जो इस आयु वर्ग के लोग हैं जो बड़ी तादाद में वोट करने के लिए भी बाहर निकले हुए थे, सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन किया जाए, अस्पतालों की स्थिति सुधारी जाए, ऑक्सीजन की जो किल्लत देखने को मिल रही है उसको दूर किया जाए, दवाइयों की जो किल्लत है, जो कमी है उसको दूर किया जाए। लेकिन इन सब के बीच जो बात आपने कही है महत्वपूर्ण है। अब मैं सीधे आपके पास आते हुए विनोद जी और जयंत घोषाल भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, और इस बीच ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, तमिलनाडु की ये तस्वीरें हैं। देखिए, एमके स्टालिन की पार्टी 139 सीटों पर अपनी बढ़त लिए हुए है, डीएमके की ये तस्वीरें, और उसके कार्यकर्ता कोरोना नियमों की किस तरह से सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है नेताओं के लिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं को दो टूक और सीधा संदेश दे, क्योंकि मौजूदा वक्त में ये जो अभी खुशी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, यही खुद के लिए मुश्किलें भी यहाँ पर इन्वाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। जश्न ठीक है, लेकिन इसके जरिए बीमारियों को दावत देना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। 139 पर तमिलनाडु में डीएमके प्लस लगातार डीएमके कांग्रेस आगे चल रही है, और 92 पर इस वक्त एआईएडीएमके अम्मा जयललिता की पार्टी 92 पर आगे चल रही है। ये पहला ऐसा चुनाव जिसमें ना ही जयललिता थी और ना ही इसमें करुणानिधि थे, लेकिन उसके बाद भी एमके स्टालिन की पार्टी यहां पर शानदार तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए। लेकिन जयंत घोषाल, मैं सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसा कि अंजना जिक्र कर रही थी, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया, लेकिन अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि वोट टीएमसी के पक्ष में गया। मुस्लिम मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया, लेकिन उन्होंने बिहार की तरह अपना वोट बंटने नहीं दिया, और यहां पर ममता बनर्जी के पक्ष में 2019 जो 75% के आसपास लोगों ने वोट किया था मुस्लिम समुदाय का, वो भी यहां पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये, क्या ममता बनर्जी का चंडी पाठ करना, ये बताना कि मैं शांडिल्य गोत्र की ब्राह्मण हूं, ये बताना कि हिंदुत्व की राजनीति मुझे बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है, हालांकि पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की पिच पर वो फील्डिंग कर रही हैं, लेकिन अब क्या यही तमाम बातें उनके लिए फायदा कर गई, इसलिए आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं? जयंत घोषाल। हाँ बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं मैं उनके साथ सहमत हूं। ममता बनर्जी, मैं बार बार कहता हूं कि स्ट्रीट फाइटर है, अभी भी लड़ रहे हैं, और भाजपा के इतने बड़े शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से लेके पार्टी, बीजेपी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल पैन इंडियन स्ट्रेन, लेकिन ममता बनर्जी का मैं जो बार बार कह रहा था कि मुस्लिम वोट बैंक, अभी पता चला मुझे कि कालीघाट में ममता बनर्जी एक मीटिंग कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी अभी पहुंचे हैं, और पीके भी उधर आ रहे हैं। तो नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी के जो क्लोज एसोसिएट्स है, वो मुझे अभी बताया कि नंदीग्राम में भी वो ममता बनर्जी उम्मीद करते हैं 100% जीतेंगे, क्योंकि अभी जो काउंटिंग हो रहा है वो पार्ट 2 है, पार्ट 1 अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुस्लिम वोट बैंक अगर जो इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो ओवैसी, जो हैदराबाद में फायदा मिला, हैदराबाद का म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव में, जो महाराष्ट्र, यूपी हर जगह सुविधा मिला, वो मुस्लिम वोट रैदर बीजेपी का बिहार में भी, और जो एग्रेसिव बीजेपी को देख के उल्टा हो गया है कि मुसलमान जो समाज है और हिंदू वोट जो है वो इतना पोलराइज पश्चिम बंगाल में कठिन है। पश्चिम बंगाल के बंगाली आइडेंटिटी पहले आती है, हिंदू आइडेंटिटी बाद में आते हैं। हिंदू है बंगाली, लेकिन वो बिरयानी खाने वाला बंगाली है मुसलमान के दुकान में जाके। तो वो इतना एंटी मुस्लिम जो ध्रुवीकरण वो नहीं हो पाया, इसीलिए हिंदू वोट भी तृणमूल कांग्रेस को मिला है। सिर्फ मुस्लिम वोट के आधार पर ये फल नहीं हो सकता। बिल्कुल, इतना बड़ा आंकड़ा सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर नहीं हो सकता है। सीट बाय सीट यहीं पर वो बंगाली प्राइड वाली बात आ जाती है, जहां हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे ममता बनर्जी के, और लिखा हुआ था कि बंगाल को अपनी बेटी ही चाहिए। अंजना, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि आज ने भी राज तिलक वहां पर किया, मैंने भी तमाम सीटों पर जाकर जायजा लिया, और लगातार हमने वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए ये बताने की कोशिश की कि पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार स्थिति किस तरह से उलट रही है। लेकिन दो बातें जो जयंतदा ने कही हैं, एक तो ये कि वहां पर मुसलमानों ने एक मुश्त टीएमसी को वोट किया है, ये आंकड़े सीधे सीधे इंडिकेट करते हैं। दूसरा ये कि बीजेपी बार बार जो उनको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर उन्हें खारिज करने की बात कर रही थी, ममता बनर्जी ने चंडीपाठ के जरिए उस दाग को भी धोने की कोशिश की, और उसमें वो सफल भी नजर आ रही हैं, जिस तरह के आंकड़े हैं। अंजना,
बिल्कुल, ये तस्वीर अब वही मुस्लिम और महिला और तीसरी तरफ उनका वो चंडी पाठ। देखिए जिस तरह से उन्होंने ये अपना हिंदुत्व का अवतार दिखाया, नंदीग्राम में गई, चंडी पाठ की शुरुआत उन्होंने की, लेकिन उनकी नजर बाकियों पर भी थी, तो वो कलमा भी पढ़ी, वो चंडी पाठ भी पढ़ती रही, शांडिल्य ब्राह्मण भी अपने आप को बताया। यानी उन्होंने कोशिश की जो हिंदू प्लान, जो हिंदू ध्रुवीकरण, जिसके आधार पर जय श्री राम का नारा गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पूरी बीजेपी वहां बुलंद करती रही, उन सब को लेकर उन्होंने एक काट खोजने की कोशिश की। अब ये संकेत साफ है, अगर 186, ये फासला बहुत बड़ा है, सही बात है कि बीजेपी ने लेफ्ट कांग्रेस को जो पिछली बार के चुनाव मिला था उसको पूरी तरह से सफाया कर दिया और टीएमसी से भी कुछ लिया है, तब जाकर वो 100 के आसपास पहुंच रहे हैं। लेकिन टीएमसी को एक ब्रिलियंट बड़ा एज 186, अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं तो साफ संकेत होगा मुस्लिम वोटर नहीं बटा। असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी का और जो सेक्युलर फ्रंट बना लेफ्ट टीएमसी और कांग्रेस के साथ, तीसरी तरफ जो भी अलग अलग पार्टियां ये कोशिश करती रही रीजनल स्तर पर कि वो किसी तरह से मुस्लिम वोट को बांटे, वो नहीं हुआ। एक मुश्त ये हम लोगों ने देखा था फुरफुरा शरीफ के गढ़ में जाकर, वहां पर भी मुझे अब्बास सिद्दीकी का नाम लेने वाले लोग बड़े कम मिले। साफ कहते थे भाईजान ठीक है, लेकिन भाईजान फुरफुरा शरीफ का ख्याल रखे, यानी मस्जिद का, हम वोट देंगे ममता दीदी को। यानी मुस्लिम वोटर नहीं बटा, उसकी लॉयल्टी बनी रही। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों ने ये इंश्योर कर लिया एक तरह से कि वो एकजुट रहे ममता बनर्जी के साथ। तो दूसरी तरफ महिलाओं का उस तरफ चल जाना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संकेत था। और चंडी पाठ से लेकर तमाम जो एक जो बंगाली अस्मिता से जुड़े हुए लोग थे, वो चंडी पाठ और इन सब पर उनका भी भरोसा हुआ कि देखिए ममता दी भी ऐसी ही है, कहीं उनको बदनाम तो नहीं कर रही है बीजेपी। बीजेपी ने एक एज तो लिया है 100 सीटों के आसपास पहुंचते तो, लेकिन ममता बनर्जी बहुत आगे। ये साफ संकेत कि मुस्लिम हो, महिला हो, सब उनके साथ बने रह गए। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनमें अब मैं गौरव भाटिया आपके पास आना चाहती हूँ। गौरव भाटिया जी, देखिए ये सच है कि तमाम अगर आप तस्वीर देखें तो आप लोगों ने पिछले चुनाव से, विधानसभा चुनाव से काफी गेन किया है, लेकिन 100 से नीचे रह जाना, और वो तब जब आप लोगों ने प्रशांत किशोर का, जो उनका आरोप है कि आप ही लोगों ने उनका ऑडियो लीक किया था, आप लोगों की नजर तो वहीं पर होगी और प्रशांत किशोर की भी, कि 100 के पार होते हैं या नहीं। देखिए अंजना जी, सबसे पहले 4% के रुझान सामने आ रहे हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, तो शुरुआत पश्चिम बंगाल से ही करते हैं 3 से। और अभी जो रुझान में 100 दिखाया जा रहा है, हमें यकीन है कि सरकार हमारी बनेगी, शाम तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन 3 से 100 तक का ये जो आंकड़ा बढ़ा है, ये बहुत बड़ी जीत है। और इसकी वजह मैंने बता दी है, विचारधारा, नेतृत्व मजबूत नरेंद्र मोदी जी का, और हमारा संगठन जो कार्य कर रहा था। और टीएमसी के लिए जो आप कह रही हैं, तो पिछली बार 211 सीटें टीएमसी जीती थी, और इस बार जो रुझान है 187 दिखा रहा है, तो सीटों में कमी ही आई है। इसको जीत माने या हार माने, ये भी अभी शाम तक पता चल जाएगा। दूसरी बात मत भूलिए कि एक तरफ सकारात्मक चुनाव श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने लड़ा, लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या देखा, संवैधानिक संस्थाओं को तार तार होते हमने देखा, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे उंगली उठाना। टांग टूट गई मेरी, कह रही थी मेरे पे हमला हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कोई ऐसा हमला नहीं हुआ था। अर्धसैनिक बल जो हमारे लिए हिफाजत का काम करते हैं, उनका घेराव करने की अपील, 2 घंटे तक एक पोलिंग बूथ पे बैठ जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि ममता बनर्जी भी अंदर से जानती थी वो नंदीग्राम हार रही है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी टक्कर दे रही है। अब आते हैं असम में। असम में जो रुझान सामने आ रहे हैं, 11 सीटें हमारी गठबंधन की बड़ी है, ये खुद में दिखाता है कि किस तरह से सुशासन। गौरव जी, इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक सेकंड गौरव जी, इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक सवाल आपसे, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड, पश्चिम बंगाल पर थोड़ा ठहरिए सर, पश्चिम बंगाल पर ठहरिए। देखिए साम दाम दंड भेद आपने भी किया, साम दाम दंड भेद ममता बनर्जी ने भी किया, लेकिन अगर आपके चाणक्य, आपके साम दाम दंड भेद को ममता बनर्जी परास्त करती है, तो आपको भी उनके चुनावी पराक्रम को स्वीकारना होगा। जो जीतता है वो सिकंदर कहलाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ममता बनर्जी जिस तरह से वो जो भी, चाहे चोट की परेशानी हो, आप लोगों ने कौन सी कसर छोड़ी थी सर? सब कहते रहे कि देखिए वो अपना मेडिकल रिपोर्ट जाहिर करें, और कहा तो 200 पार का नारा था। अगर सेंचुरी के लाले पड़ रहे हैं तो इसको तो स्वीकारना पड़ेगा ना कि एक बहुत बुरी तरह से जो पश्चिम बंगाल में आप लोगों की कोशिशें थी वो नाकाम रही। गौरव जी,
अंजना जी देखिए, हमें विश्वास है सरकार हमारी बनेगी, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल से कह दूं, हमारी विचारधारा की जीत हुई है। हमारी विचारधारा बंगाल में भी और मजबूत हुई है और दक्षिण भारत में भी। और शाम का समय आएगा, अगर ऐसा हुआ, जो कि हम मानते हैं कि नहीं होगा, कि हमें किसी को शाबाशी देनी है या बधाई देनी है, तो क्योंकि कोविड का समय है तो हम सबको संयम तो बनाना है, लेकिन हम ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। हम लोग दूसरों में कमियां नहीं निकालेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और कोविड के समय में आम जनता के लिए हम लोग काम करते रहेंगे, पश्चिम बंगाल हो, असम हो या और राज्य हो। और एक चीज मैं और आपसे कह दूं कि देखिए, हमने जो चुनाव लड़ा था उसमें सांप्रदायिक राजनीति कहीं नहीं थी। हमने कभी ये नहीं कहा हिंदू वोटर एकजुट हो जाओ। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात उठाई थी कि अगर कोई और पार्टी ये कह देती तो वो बिल्कुल नोटिस भी आता और गैर संवैधानिक भी होता, लेकिन ममता बनर्जी ने जगह जगह कहा कि मुस्लिम जो समाज है वो एक हो जाए। ये लोकतंत्र की जो मूल धारा है, विचारधारा है, उसके खिलाफ है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम विचारधारा से जीत गए हैं और ममता बनर्जी हारेंगी, ऐसा हमें प्रतीत होता। मानव जायसवाल जी, आप इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग ये बोलते रहे और जिस पर बाद में नोटिस भी आया था कि मुस्लिम एक साथ हो जाएं और वोट डालें। हाँ, गौरव भाई कुछ देर पहले भी बोल रहे थे कि जिस तरीके से जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया, इतने सालों जो उन्होंने मेहनत करी, उनके पास तो मूल रूपी उनके बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं मिले। उनको सीपीएम, टीएमसी और कांग्रेस की जरूरत पड़ी उनके कार्यकर्ताओं को देने के लिए सीट्स, एमएलए की टिकटें, उनको अपने एमपीओ को उतारने पड़े। तो भाई उनके जनाधार तो उनके पास चाहे जैसा भी हो, उनके पास मूल रूपी कार्यकर्ता नहीं थे जिनके बाद उनको भरोसा रहा, उनके ऊपर विश्वास रहा। और जहां तक उनकी जो टिप्पणियां हैं, मैडम, मैं बार बार आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, और आप लोगों ने भी इसका एनालिसिस किया है। किसी एक पर्टिकुलर समुदाय से, जो माइनॉरिटी समुदाय है, उससे कोई भी इलेक्शन जीत के सरकार नहीं बना सकती। अगर हम सरकार बना रहे हैं तो इसमें ये विश्वास है, सभी का साथ है, सभी का, तभी हम ये बना पा रहे हैं। और हम किसी को भी, हमारे लिए 10 करोड़ जनता है, 10 से 11 करोड़ जनता है जो बंगाल की जनता है, और ममता बनर्जी के जो स्कीम्स हैं, जो हमारे प्रकल्प हैं, जो 65 भिन्न तरह के प्रकल्प हैं, उसके वजह से हम आज अगर यहाँ हैं तो यहाँ हैं। और जहां तक हमारा सवाल है, हमने कार्य का निर्वाह किया है, पिछले 10 सालों में कार्य का निर्वाह किया है। पिछले 5 सालों में जिस तरीके से बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट शुरू करी है पूरे देश में, पूरे देश को गिनी पिग बना के रखे हैं, इनको क्या पता चलता है कि भैया जीएसटी में इतने सारे संशोधन हमको करना पड़ेगा, डिमोनेटाइजेशन में हमको संशोधन करना पड़ेगा, कोविड में हमको संशोधन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई कंटिजेंसी प्लान बोल के है नहीं, क्योंकि आपके पास बुद्धिजीवी है नहीं। अगर देश की अर्थव्यवस्था हिस्टोरियन के हाथ में चलेगी तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? अर्थशास्त्र कहाँ है? अर्थशास्त्री कहाँ है? हमारे पास बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन आज ये मौका नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है। ये बोलते हैं कि हम सांप्रदायिक नहीं है। भैया, आपके पास सांप्रदायिक के, आपके जितने भी पैनल में लोग आए हैं, उन्होंने सांप्रदायिकता की बातें करी हैं, उन्होंने मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स की बातें करी, अपने आप को हिंदू बोलने की बातें करी है। आपने हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी अनुयायी है, आपके उनके अनुयायी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो डिवाइड एंड रूल करते रहे। देश विभाजित नहीं होगा। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। टूरिस्ट गैंग का ठप्पा जो लगाया टीएमसी ने, ठीक है, टूरिस्ट गैंग का जो ठप्पा टीएमसी ने लगाया, वो लगा रह गया क्या? वो जनता के मन में बैठ गया? अंजना जी देखिए, टूरिस्ट गैंग की क्योंकि बात हो रही है, ऐसा ही एक तथाकथित गैंग राकेश टिकैत के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल पहुंचा था। तो संविधान को तार-तार करते हुए ये जो ममता बनर्जी कहती हैं कि भारतीय नागरिक पश्चिम बंगाल की धरती पे आता है, जो कि भारत की धरती है और सबका हक है वहां पे जाने का संवैधानिक, तो वो बाहरी कैसे हो जाता है? राकेश टिकैत क्या ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में ही बड़े हुए थे? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि संविधान में इनकी आस्था नहीं है। मैं प्लीज अपनी बारी में आप बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। धन्यवाद। तो चुनाव तो जीत हार चलती है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सत्ता की कुर्सी का लाभ लेने के लिए ममता बनर्जी संविधान को भी तार-तार करेंगी। और इसीलिए मैंने कहा कि एक भारतीय नागरिक को बाहरी बताना खुद ही अशोभनीय है। और पश्चिम बंगाल की जनता इसीलिए
भारतीय जनता पार्टी को चाहती है कि सरकार बनाए। और अभी टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। अंजना जी, कार्यकर्ता नहीं है तब 100 का आंकड़ा पार हो गया है और हमें उम्मीद है कि हम सरकार बनाएंगे। अगर कार्यकर्ता बढ़ते जाएंगे तो ऐसा ना हो कि लेफ्ट का ही हश्र टीएमसी का भी हो और टीएमसी का सूपड़ा साफ हो जाए। इसलिए संयम रखिए, संयम रखते हुए शाम का इंतजार करिए और उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। उसके जरिए हम आगे बढ़ेंगे। अंजना, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन ये जो बाहरी की बात आप कर रहे हैं, नंदीग्राम में जब चुनाव लड़ने के लिए दीदी पहुंचती हैं तो वहां पर शुभेंदु अधिकारी के लोगों की ओर से भी उनको बाहरी बताया जाता है, वो खुद दीदी को बाहरी बताते हैं। तो ये तो दोनों ओर से बराबरी पर होना चाहिए। लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। अभी तक के जो रुझान के आंकड़े सामने आए हैं उसके हिसाब से टीएमसी सत्ता में हैट्रिक लगाती हुई यानी कि वापसी करती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी के लिए मुश्किल की घड़ी, क्योंकि 200 पार का नारा दिया जरूर गया था लेकिन फिलहाल 100 के आसपास ये पार्टी अभी तक के रुझानों के हिसाब से सिमटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या बढ़ते हुए दिन के साथ ये आंकड़े भी बीजेपी के बढ़ जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी के घर के बाहर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें हम आपको सीधे दिखाते हैं। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का हवाला देते हुए चुनाव आयोग की ओर से बहुत सख्त कर दी गई है पाबंदियां, उसके बावजूद ममता बनर्जी के घर के बाहर इस वक्त भीड़ दिख रही है। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सीधे वहीं से। अनुपम, आसपास किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? और अभी से जश्न का माहौल, हालांकि बार बार यही कहा जा रहा है कि पहले के मुकाबले इस बार देखा जाए तो चुनाव की इस काउंटिंग में काफी ज्यादा समय लगने वाला है, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं दीदी के घर के बाहर। किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं अनुपम? जी देखिए, तस्वीर मैं साफ साफ आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे जायंट स्क्रीन लगा हुआ है, शामियाना बनाया गया है, लेकिन अभी तक कार्यकर्ता बहुत इक्का दुक्का ही पहुँच रहे हैं। कोरोना काल है, चुनाव आयोग से की ओर से भी कहा गया है कि जश्न न मनाए, पार्टी की ओर से भी कहा गया है कि जश्न न मनाया जाए। और चूंकि अभी लिहाजा काफ़ी शुरुआती ट्रेंड है। और एक बात और आपको बताऊँ, अभी भी 80 से 90 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो मार्जिन है, जो फ़र्क है वो काफ़ी कम है, 1000 से 2000 वोटों का है और अभी भी बहुत सारे राउंड होने बाकी हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा है। हालांकि उन्होंने जो खबर आ रही है अपने कार्यकर्ताओं को संदेश भिजवाया है कि हम जीत रहे हैं और उसी के बाद यहां पर पीछे जायंट स्क्रीन लगाया गया है और जायंट स्क्रीन पर हो सकता है थोड़ी देर में ममता बनर्जी संबोधित भी करें हमें। और ममता बनर्जी को जैसा सभी लोग जानते हैं कि वो त्वरित आवेग प्रकट करती हैं, चाहे वो गम में हो चाहे खुशी में हो, ज्यादा देर नहीं करती हैं। तो लेकिन वो इंतजार कर रही हैं ये जो शुरुआती रुझान है इनके सुदृढ़ होने का, और तभी शायद उनका त्वरित आवेग हमें दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के रखी है, काफी संख्या में पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। अनुपम, चूंकि लगातार ग्राउंड जीरो पर पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल के अलग अलग सीटों पर जाकर आपने वहां के माहौल का जायजा लिया है, भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि 2019 वाली स्थिति से बीजेपी इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन वो कौन कौन सी बड़ी बातें रही अगर जल्दी से आप बता पाएं जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर इतनी बड़ी बढ़त अभी तक के रुझानों में हासिल कर ली है? जी देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इस बार जो वोटर्स हैं 50% के आसपास महिला वोटर्स हैं और ममता बनर्जी की जीत के पीछे इससे पहले 2016-2011 में जो भी जीत हुई है ममता बनर्जी की, मुस्लिम फैक्टर्स तो साथ रहा ही है, साथ ही महिला फैक्टर भी साथ रहा है। महिलाएं काफ़ी पसंद करती हैं ममता बनर्जी को और उसकी वजह भी है, वो काफ़ी लंबी हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए दो फैक्टर यहाँ पर काम किया है। एक मुस्लिम फैक्टर जो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ है इस बार, और अगर हम देखें मुर्शिदाबाद की अगर आप रिजल्ट देखें, मुर्शिदाबाद और मालदा, यहाँ पर टीएमसी को कभी कोई खास सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, मुर्शिदाबाद में बहुत सारी सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, यानी कि मुस्लिम वोट जो कांग्रेस को जाते थे या जो सीपीएम को जाते थे वो इस बार बदल गए हैं, वो उन्होंने टीएमसी को चुना है। वहीं दूसरी ओर महिला वोटर की अगर हम बात करें तो 50% के आसपास जो महिला वोटर है, और ये बेहद साइलेंट वोटर रही है। महिला वोटर से हमने बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन वो उनसे बहुत जवाब नहीं निकला कि उन्होंने किसको वोट दिया है। तो ये महिला वोटर भी, ये जो जीत का व्यवधान दिख रहा है, ट्रेंड का व्यवधान दिख रहा है, इसमें महिला वोटर और मुस्लिम वोटर जो कंसोलिडेट हुए हैं, इन दोनों का हाथ है। लेकिन इन सब के बीच नंदीग्राम से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, इसके संकेत क्या माने जाए? देखिए 191
तृणमूल कांग्रेस का ये शानदार प्रदर्शन कहा जाएगा। 191 के आसपास अगर ये पार्टी पहुंच रही है तो। वहीं ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से, नंदीग्राम जहां के आंदोलन ने 2011 की सत्ता तक उन्हें पहुंचाया, वहां से नंदीग्राम से पीछे चलना ममता बनर्जी का क्या संकेत करता रहा है? अब विनोद जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, अभी तक की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, ममता बनर्जी की पार्टी अभी तक के रुझानों में शानदार तरीके से अपनी बड़ी बढ़त बीजेपी के ऊपर लगातार कायम रखे हुए है। लेकिन नंदीग्राम से अगर दीदी पीछे रह जाती हैं तो वो इनके लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा, और इसके साथ ही इसके मतलब और मायने आगे क्या निकाले जाएंगे? फिर दीदी फिर कैसे सेट करेंगे अपनी गोटियां अपनी ही पार्टी के भीतर? देखिए, नंदीग्राम की जो लड़ाई है उसके बारे में जयंत घोषाल ने भी कहा, प्रभु जी ने भी कहा और संजय जी ने कहा और शशिशेखर जी ने कहा। मैं भी वही मानता हूं कि अभी उस पर प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अडवाणी जी का चुनाव 1991 में जब पूरे देश में बीजेपी की हवा चल रही थी और अडवाणी जी रथ यात्रा के हीरो थे और उस समय पूरे देश में भाजपा को जिता रहे थे, तब दिल्ली में हारते हारते वो जीते थे। तो इसलिए नंदीग्राम में बड़ी कांटे की टक्कर, और नंदीग्राम में जिस तरह का वोटों का जो डेमोग्राफी है वहां की, जो हमने आप लोगों ने सबने बताया है, हमें भी जो पता है कि वो एक पूरा नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2, तो अब ये कौन सा इलाका अभी खुल रहा है शुरुआती इलाकों में, जिसमें हो सकता है शुभेंदु अधिकारी का आधार क्षेत्र हो, ममता बनर्जी का इलाका बाद में खुले। तो अभी इस मामले में थोड़ा सा मुझे हमें धैर्य रखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जहां तक जो 191 का आंकड़ा अभी टीएमसी दिखाई पड़ रही है रुझानों में आगे, तो ये भी जो है जैसे 80 सीटों में बता रहे हैं कि 1500-2000 सीटों का जो है फर्क है आगे पीछे का, तो ये सब चीजें जो है कम से कम ये बात सही है कि 50% जब तक मतगणना हो जाए और हार का अंतर 10,000 से ऊपर हो जाए विधानसभा चुनाव में, तब माना जाना चाहिए कि थोड़ा सा रिजल्ट स्टेब्लिश हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बात जरूर है कि टीएमसी का जो वोट बैंक है, जो जनाधार है, अब तक के जो रुझान है उसके मुताबिक वो इंटैक्ट भी है और उसमें थोड़ा बहुत इजाफा भी हो सकता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में जो नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहता है वो विधानसभा चुनाव में नीचे आ जाता है। ये बात 2019 के चुनाव के बाद साबित हो चुकी है। महाराष्ट्र, हरियाणा, उसके बाद जो है झारखंड, दिल्ली, तो क्योंकि लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं उस समय, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री जी को लोग सुनने आते हैं, लोग जो है देखते हैं। 2015 में भी बड़ी बड़ी रैलियां बिहार में प्रधानमंत्री जी की हुई थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आती है तो अगर बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है तो उसका नुकसान उसको उठाना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई और ये खुद प्रशांत किशोर की ओर से भी स्वीकार किया गया था जब उनका चैट वायरल हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था और खुलकर माना भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, लेकिन लोग चुनके मुख्यमंत्री चुनते हैं, इसलिए बीजेपी यहां पर कमजोर साबित होगी और वही इस वक्त दिखाई देता हुआ भी इन आंकड़ों में कम से कम नजर आ रहा है। अंजना, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन संजय जी बहुत देर से आपके पास नहीं आ पाई थी। आपसे मैं जानना चाहूंगी, विनोद जी ने जो बातें कही हैं, क्या वास्तव में हमें अभी लंबा इंतजार करना चाहिए नंदीग्राम की सीट को लेकर, और क्या इस तरह की भी तस्वीर बन सकती है इतने बड़े गैप के बावजूद कि बीजेपी दिन चढ़ने के साथ कुछ बहुत बड़ा कमाल कर जाए और टीएमसी को पीछे छोड़ दे, या फिर यही ट्रेंड जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यही आगे भी कायम रहेगा? संजय जी। चित्रा जी, 2-3 बातें। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब ट्रेंड इतना बदल जाएगा कि शाम आते आते या रात होते होते तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार जाए बंगाल में और बीजेपी चुनाव जीत जाए। फासला जो भी हो जाए, हो सकता है इतना बड़ा फासला नहीं रहे, फासला कम हो जाए, बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर जाए, 110-115 पर अटक जाए, तृणमूल कांग्रेस थोड़ा नीचे आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है, फासला में अंतर हो सकता है, लेकिन चुनाव के नतीजे बदल जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई गुंजाइश बची रहती है। दूसरी बात नंदीग्राम के बारे में, डेमोग्राफिक्स हर कंस्टिट्यूएंसी के बारे में, और मैं भी देख रहा था नंदीग्राम के आंकड़े 3 चरणों के 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और सचमुच ममता बनर्जी लगभग 8-8.5 हजार वोटों से पीछे चल रही है, लेकिन अभी कई राउंड्स होने बाकी हैं, तकरीबन 27 से 30 राउंड की गिनती होनी है। तो चीजें बदल सकती हैं और बदलने की पूरी गुंजाइश है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए शुरुआती रुझान को देखते हुए भी कि नंदीग्राम में कांटे का टक्कर है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं इस कांटे के टक्कर में ममता बनर्जी ही चुनाव जीतेंगी नंदीग्राम से, और तृणमूल कांग्रेस का तो बंगाल में चुनाव जीतना निश्चित है। कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि नंदीग्राम से दीदी ही जीतेंगी, तो इसके पीछे के 2 बड़े कारण आप गिना दीजिए जल्दी से। डेमोग्राफिक जिस तरह, देखिए बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2,
तो नंदीग्राम का वो इलाका जहां जो मुस्लिम बाहुल्य का क्षेत्र है, शायद उस इलाके की गिनती अभी नहीं हो रही है और इसी वजह से इतनी बड़ी लीड, 8000 की लीड 3 राउंड में शुभेंदु अधिकारी के लिए मैं इसको बड़ी लीड मानता हूँ। और इतनी बड़ी लीड तभी हो सकती है जो एक खास इलाके की काउंटिंग हुई है अभी, और क्योंकि जो बूथ की गिनती होती है वो नंबर से गिनती होती है, हालांकि अभी बूथ खुले होंगे शायद, क्योंकि अभी तो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग वगैरह हुई होगी और बूथ अब खुले होंगे। तो बूथ जो होते हैं वो एक सीरियल से अरेंज्ड होते हैं, तो एक तरफ से अरेंज्ड होंगे और जो इलाका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होगा वहां के बूथों की गिनती अभी नहीं हुई है, इसी वजह से मुझे लगता है चीजें बदलेगी। नंदीग्राम को लेकर अंजना जो बातें संजय जी कह रहे हैं, क्योंकि 35% से ज्यादा वहां पर मुस्लिम आबादी है और वहां के जरिए ममता बनर्जी को उम्मीद है कि शाम होते होते पासा पलटेगा और ये जो 8000 की लीड है ये खत्म होते हुए दीदी वहां से जीत जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण है और तस्वीर लगभग साफ जिसको हर कोई मान रहा है वो ये है कि ममता बनर्जी की सत्ता में फिर से वापसी हो रही है। हालांकि नंदीग्राम को लेकर यहाँ पर पेच थोड़ा फंस गया है उनके लिए। दो बड़ी बातें जो मुझे अभी तक समझ में आ रही हैं, जयंतो घोषाल भी जुड़ेंगे, उनसे ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी और भी तमाम मेहमान ने। देखिए, दो बड़ी बातें जो अभी तक समझ में आ रही हैं। बीजेपी क्या सोचकर गई थी बंगाल में चुनाव? उनका ये कहना था कि मुस्लिम तुष्टीकरण, राजनीतिक हिंसा, ये दो बड़ा प्लैंक उन्होंने बिछाया, उसकी बिसात पर उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति को खड़ा किया। अगर तुष्टीकरण का वो आरोप लगा रहे थे और वो चाह रहे थे कि हिंदू जो बहुसंख्यक हैं वो एकत्रित हों, एकजुट हों, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पोलराइजेशन जो है, ध्रुवीकरण, वो तो ममता बनर्जी के काम आ गया। लेकिन मेजॉरिटी पोलराइजेशन यानी हिंदू ध्रुवीकरण बीजेपी की तरफ नहीं दिख रहा है रुझानों के मुताबिक। हमेशा ये बीजेपी सोचती है कि अगर मुस्लिम्स का तुष्टीकरण का आरोप लगाएंगे और मुस्लिम ध्रुवीकरण जो ममता बनर्जी की तरफ हुआ, मुस्लिम ध्रुवीकरण, तो काउंटर पोलराइजेशन यानी हिंदू ध्रुवीकरण होगा जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन ये नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि महिलाएं हो वो ममता बनर्जी की तरफ चली गई है, ऐसा अभी तक संकेत मिल रहा है। मधुआ समुदाय के बारे में थोड़ा सा और इंतजार करना होगा क्योंकि वो भी जितनी सीटों पर 30 से 60 पर प्रभावित है, उन सबको लेकर एक अपना अरिथमेटिक है। दूसरी तरफ अगर आप पूरी तस्वीर को देखें तो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से अपने आप को बहुत एक्टिव रखा, चोट के साथ, व्हील चेयर, जो सिंपैथी वाला मामला था, वो भी मुझे लगता है लोगों ने ये भरोसा देखा। और अगर आप पैराशूट लैंडिंग से टीएमसी के ही नेताओं को लाला कर जोड़ रहे हैं तो ये बीजेपी के काम नहीं आया। बाबुल सुप्रियो का पीछे होना, यानी जो अभी तक दिल्ली वाले नेता थे बंगाल के, उनको उन्होंने दिल्ली वाला ही समझा, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, पूरा मामला अगर आप देखिए तो टीएमसी की रणनीति साथ ही, या तो आप बंगाल के हैं या फिर आप बाहर के हैं, आप टूरिस्ट गैंग के हैं, आप यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, आप यहाँ पर बाहर के लोग हैं, आप बंगाली अस्मिता को नहीं समझते हैं, जो यहाँ पर भौद्रो लोग हैं, जो यहाँ पर संस्कृति है उसको आप नहीं समझते हैं, तो वो सब कहीं पर लोगों के मन में एस्टैब्लिश करने में आप कामयाब रहे। यानी सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि मुस्लिम ध्रुवीकरण तो हो गया ममता बनर्जी की तरफ, लेकिन काउंटर पोलराइजेशन जिसकी उम्मीद बीजेपी लगाई हुई थी वो शायद नहीं हो पाया और इसी की वजह से इस तरह के नतीजे। वरना सोचिए ना कि 1 सेंचुरी की अब दिक्कत पड़ रही है, अब की बार 200 पार के नारे के बावजूद, और इधर 200 के पास पहुंचती हुई ममता बनर्जी दिख रही है। नंदीग्राम की लड़ाई के लिए जैसा कि बता रहे थे संजय जी, जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। ये सच है कि अगर शुभेंदु अधिकारी वाकई नंदीग्राम में कमाल कर पाते हैं तो ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी से बोलना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। अगर जयंतो घोषाल हमारे साथ जुड़ गए तो जयंतो, मैं आपके पास आकर जयंतो दा उस पर ले जाना चाहती हूँ जो कैलाश विजयवर्गीय ने मारा। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं, देखिए 6 दौर की गिनती के बाद भी शुभेंदु अधिकारी आगे हैं जयंतो घोषाल, और ये अपने आप में मुझे लगता है, इस पर मैं आपसे फिर से टिप्पणी लूंगी। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने जो बोला, क्या कोरोना देश पर भारी पड़ रहा था, जनता पर भारी पड़ रहा था और पश्चिम बंगाल में चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ा। उन्होंने खुद लगभग स्वीकार लिया इंटरव्यू के एंड में कि हाँ, हमारे वोटर्स कम निकले कोरोना की वजह से। लोगों में एक भावना भी गई कि यहाँ पर देखिए हम मर रहे हैं और वहां वो सारी पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं, सारी पार्टियां चुनाव, इनके लिए कुर्सी जनता की जिंदगी से बड़ी है। जयंतो जयंतो घोषाल जैसे ही जुड़ेंगे सवाल का जवाब मैं उनसे लूंगी, लेकिन मौसमी सिंह के पास हम सीधे रुख करेंगे। अंजना वो हमारे साथ इस वक्त कोलकाता के बीजेपी दफ्तर से जुड़ चुकी हैं। मौसमी, वहां पर क्या माहौल है? क्योंकि एक तरफ जश्न की तैयारी चल रही थी बीजेपी की कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने के साथ,
लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी 100 के अंदर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है अब तक के रुझानों के हिसाब से। तो वहां पर बीजेपी की उम्मीदें अभी भी सत्ता को लेकर कायम है या अपनी हार अब धीरे धीरे करके बीजेपी के नेता स्वीकार रहे हैं? चित्रा, सुबह की चहलकदमी के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे किस तरह से तैयारी की गई थी भाजपा कार्यालय के बाहर की शायद 12 जब तक बजेंगे तब तक कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा आ जाएगा, क्योंकि नेताओं का जमावड़ा भाजपा के दफ्तर में लगातार बरकरार है। नाश्ता चाय पानी सबका बंदोबस्त था। सुबह तड़के ही सारे जो ऑफिशियल्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, यहाँ पहुंच गए थे। पर उसके बाद से जैसे ही रुझान आने लगे और तीसरे और चौथे चरण के बाद से जो बम्पर लीड कह लीजिए तृणमूल कांग्रेस ने बनाई है, हाफ वे मार्क पर भी नहीं है भाजपा के तृणमूल के आंकड़े देखे तो, उसके बाद से हम अभी भीतर ही थे, सख्ते में जरूर नजर आ रहे हैं भाजपा के नेता। हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे राउंड्स हैं क्योंकि कोरोना का काल है, काउंटिंग बहुत धीरे चल रही है। याद हो आपको, बिहार में भी शाम 6-7 बजे तक लगातार काउंटिंग चलती रही थी। तो ये मान के चल रहे हैं भाजपा के नेता। और ये भी आपने कैलाश विजयवर्गीय के इंटरव्यू में सुना कि जो बड़े चेहरे हैं उनके इलाकों में उनको लग रहा था कि पहले 4-5 राउंड शायद वो अच्छा नहीं करें, पर उसके बाद भी लगातार उनकी जो उनके विरोधियों की लीड है वो बरकरार है। उसको लेके जरूर भाजपा में एक सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के अलावा और इस भाजपा के रंग के शामियाने के अलावा और कुछ मीडिया कर्मी दिख जाएंगे, एक कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने भी अंकुश लगाया है, कोई जीत का जश्न या हार का मातम भी नहीं मनाना है। पर बहरहाल इस वक्त भाजपा कार्यालय में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। तो दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस बात को हम समझ सकते हैं। मौसमी बीजेपी दफ्तर कोलकाता से बता रही हैं कि वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, बहुत कम कार्यकर्ता वहां पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बीजेपी इन आंकड़ों के जरिए अब इस बात को धीरे धीरे स्वीकार कर रही है। बड़ी खबर आपको दे देते हैं, 5 दौर की गिनती के बाद लॉकेट चैटर्जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो पीछे चल रही हैं। 5,844 वोट से पीछे चल रही हैं लॉकेट चैटर्जी। चुरचुरा सीट से वो चुनावी मैदान में है, उन्हीं की वो लोकसभा सीट है जहां से चुनावी मैदान में, लेकिन अभी वो पीछे चल रही हैं। चुरचुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी जो कि सांसद भी हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। आपको बताते चले, बीजेपी ने दिग्गजों को मैदान में उतारा, जिसमें स्वप्न दास गुप्ता जिनको तारकेश्वर से चुनावी मैदान में उतारा गया, जो राज्यसभा के सांसद रहे, बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्र में मंत्री रहे, उनको टॉलीगंज से उम्मीदवार बनाया। लॉकेट चैटर्जी, वैशाली डालमिया जो टीएमसी से ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, राजीव बैनर्जी, शुभेंदु अधिकारी को लेकर अच्छी खबर जरूर है, वो दीदी को मात देते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कुछ देर का और इंतजार अभी करना चाहिए। फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर बाबा के पास और आपको दिखाते हैं कि कौन कहां से पीछे चल रहा है, कौन कहां से आगे चल रहा है और मौजूदा स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल को, जिसको लेकर सबसे ज्यादा ताकत पार्टियों की ओर से झोंकी गई थी, वहां की स्थिति इस समय क्या कहती है। सबसे पहले बात करेंगे हम पश्चिम बंगाल की ही। पश्चिम बंगाल ये वो राज्य जहां पर 294 सीटें हैं, लेकिन 292 पर चुनाव हुए हैं। इस वजह से महारथियों का सीधे हम रुख करते हुए और उसमें आपको वो तमाम बड़े चेहरे दिखाएंगे जिनके जरिए आपको ममता बनर्जी, सबसे पहले मुख्यमंत्री खुद जो नंदीग्राम सीट से चुनावी मैदान में है, पीछे चल रही हैं ममता बनर्जी 15,294 वोट। इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 2016 में तृणमूल यहां से विजेता रही थी, 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता तक पहुंची थी तो इस नंदीग्राम का बहुत बड़ा रोल रहा था, लेकिन उसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी फिलहाल पीछे चल रही हैं। आपको बताते चलें, ममता बनर्जी ने जब पहली रैली नंदीग्राम में जाकर की थी तो मन से चंडी पाठ पढ़ती हुई नजर आई, बीजेपी को नसीहत देती हुई नजर आई कि मुझे हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने की कोशिश बीजेपी बिल्कुल नहीं करे। यही वो नंदीग्राम है जहां पर ममता बनर्जी ने चाय बनाकर भी लोगों को पिलाई थी और यही वो नंदीग्राम है जहां पर ममता बनर्जी को चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने साजिश का आरोप भी लगाया था। बाद में वो कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हुई थी, हालांकि उसके बाद व्हील चेयर पर प्रचार करती हुई वो नजर आई। तो फिलहाल नंदीग्राम में ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। अब आगे बढ़ते हुए क्या इस मार्जिन को वो कम कर पाएंगी, ये महत्वपूर्ण होगा और जीत हासिल कर पाएंगी, शाम तक का इंतजार कीजिए। टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं।
4161 वोट से पीछे चल रहे हैं। मुख्य मुकाबले में आप यहां पर देख लीजिए, अरूप विश्वास हैं जो कि राज्य मंत्री हैं, वो 8673 वोट से आगे चल रहे हैं। मुख्य मुकाबले में अरूप विश्वास, उनका गढ़ माना जाता है टॉलीगंज, लेकिन टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा था। फिलहाल बाबुल सुप्रियो पीछे चल रहे हैं और अरूप विश्वास आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा शोभन देव चट्टोपाध्याय पर नजर डालते हैं, क्योंकि भवानीपुर की सीट यहां से आगे चल रहे हैं। भवानीपुर की पश्चिम बंगाल की सीट से 9581 वोट से आगे चल रहे हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय। इस सीट को ममता बनर्जी ने छोड़ दिया था और यहां के बाद वो सीधे चली गई थी नंदीग्राम, लेकिन यहां पर टीएमसी आगे चल रही है भवानीपुर में, जहां पर दीदी लगातार जीतती रही थी 2016-2011, लेकिन इस सीट को छोड़ने के बाद जिस नंदीग्राम में वो पहुंची वहां पर स्थिति उनके लिए विकट हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ऐसा लग रहा है कि उनके लिए मुश्किलें वहां पर पैदा करते हुए, हालांकि फिर यह कहा जा रहा है कि शाम तक स्थिति बदल सकती है या क्या होगा ये महत्वपूर्ण है। कमरहाटी से 5577 वोट से पूर्व राज्य मंत्री हैं, वो आगे चल रहे हैं मदन मित्रा। 2016 में इस सीट को वो हार गए थे, लेकिन 2011 में जीत मिली थी टीएमसी को। फिलहाल मदन मित्रा कमरहाटी सीट से आगे चल रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए कुछ और चेहरों पर हम नजर डालेंगे, क्योंकि बड़े बड़े उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर दरअसल मनोज तिवारी पर नजर डालते हैं। मनोज तिवारी और मुकुल रॉय के बारे में भी बताएंगे। शिवपुर से मनोज तिवारी, आपको बता दें 35 साल के क्रिकेटर हैं, उनको उतारा है चुनावी मैदान में टीएमसी ने। और शिवपुर से पश्चिम बंगाल से इस वक्त वो आगे चल रहे हैं और एक बड़ा मार्जिन 17,144 वोटों से। और मुख्य मुकाबले में उनके साथ शिवपुर में देख लीजिए, मुख्य मुकाबले में आर चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। 13,751 वोट अभी इन्हें मिले हैं आर चक्रवर्ती को, 17,144 वोट मनोज तिवारी को, और वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और चेहरों पर हम नजर डालेंगे। यहां पर बात करेंगे मुकुल रॉय की, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, हालांकि पहले टीएमसी में थे, बाद में बीजेपी में आए, आगे चल रहे हैं। कृष्णानगर उत्तर से 8098 वोट मिले हैं और आगे चल रहे हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। मुख्य मुकाबले में देख लेते हैं, देखिए कौशानी मुखर्जी को, जो कि अभिनेत्री हैं, उनको उतारा था मैदान में, लेकिन वो पीछे चल रही हैं। इन्होंने सिर्फ 5204 वोट मिले हैं, जबकि 8098 वोट मुकुल रॉय को, और वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव मैदान में। ये वो तमाम दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर लगी हुई है। इनमें से कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर पायल सरकार, जो बीजेपी में शामिल हुई हैं अभिनेत्री, इन पर भी नजर डाल लेते हैं। पीछे चल रही हैं। बेहला पूर्व से पश्चिम बंगाल में उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन ये पीछे चल रही हैं और इनको कड़ी टक्कर दे रही हैं तृणमूल कांग्रेस की रत्ना चैटर्जी, जो आगे चल रही हैं। विधायक सोवन चैटर्जी की ये पत्नी है रत्ना चैटर्जी, आगे चल रही हैं बेहला पूर्व से, और पायल सरकार यहां पर पीछे चल रही हैं। अब जरा सीटों का गणित भी देख लेते हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। 292 कुल की कुल ये सीटें, लेकिन यहां पर आप देखिए 194 पर लगातार तृणमूल कांग्रेस आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, 95 पर भारतीय जनता पार्टी। हालांकि 2016 से अगर आप तुलना करेंगे तो यहां पर बीजेपी को 92 सीटों का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर हम 2019 के लोकसभा चुनावों को देखेंगे तो लोकसभा चुनावों के लिहाज से यहां पर बीजेपी अच्छा खासा, यानी कि तकरीबन 25 के आसपास सीटें लूज करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 120 से ज्यादा सीटों पर 2019 में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। तृणमूल कांग्रेस 160 सीटों के आसपास थी 2019 के लोकसभा चुनावों के लिहाज से, अगर हम विधानसभा में कन्वर्ट करके देखें। लेकिन बात करें 2011 की तो 211 सीटों पर तृणमूल को जीत हासिल हुई थी। 14 सीटों का अभी यहां पर नुकसान है, लेकिन कुल मिलाकर टीएमसी जो बात कह रही थी कि 200 के करीब जाएगी या 200 का पार, उसके आसपास जाती हुई नजर आ रही है। अब क्या दिन चढ़ने के साथ बीजेपी कुछ ऐसा कमाल कर पाएगी कि ये आंकड़े चेंज हो जाएं? फिलहाल ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर ये स्थिति, और सबसे बड़ा नुकसान लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस पार्टी के लिए। 76 सीटों पर इन पार्टियों ने जीत हासिल की थी, जिसमें 44 सीटें कांग्रेस पार्टी की थी, बाकी सीटें लेफ्ट की और अन्य सहयोगी दलों की थी। लेकिन यहां पर अभी खाता तक नहीं खुला है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़े सबक के तौर पर इन पार्टियों को लेना होगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है।